बच्चों, आज मैं तुम लोगों से कुछ खास बात करना चाहता हूँ। मैं आईआईटी में फिजिक्स पढ़ाता था, अब तो रिटायर हो गया। तो उन बच्चों से भी वो बात करता था और वही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। कई साल पहले जब मैं अमेरिका से लौट रहा था तो वहाँ एक हमारे सीनियर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लियू। उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले कि हिंदुस्तान और चीन में एक परंपरा है कि अपन उम्मीद करते हैं कि बच्चे बड़ों का सम्मान करें। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम उल्टी चीज़ करके देखना, अपने बच्चों का सम्मान करो और फिर तुम महसूस करोगे कि तुम उनसे अच्छा संवाद कर पाते हो, उनको अच्छी चीज़ें समझा पाते हो और तुम्हारे अंदर खुद गहराई आएगी। जब मैं आईआईटी आया और मैंने बच्चों से बातचीत की तो हमारी क्लास में कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा आते थे, कुछ के कम आते थे। तो कई बार हमारी प्रवृत्ति होती थी कि जो बच्चे कम नंबर लाएं उनको हम इग्नोर करें। लेकिन मैंने महसूस किया कि इन बच्चों की ज़िंदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरे बच्चों की। तो वो प्रोफेसर लियू की बात मेरे दिमाग में आई और फिर मेरा व्यवहार बदला। उससे सबको फ़ायदा हुआ। ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों का घमंड थोड़ा कम हुआ और जो बच्चे कम नंबर लाते थे उनके अंदर जो हीनता की दुर्भावना पैदा हो जाती थी वो भी कम हुई। पढ़ाई के माने सिर्फ नंबर लाना नहीं है, पढ़ाई के माने है कि अपने अंदर की दुर्भावनाओं को हम आँख खोल के देख सके, अपनी कमजोरियों को दूर कर सके। तो एक बात मुझे आपके सामने रखनी है कि ज़िंदगी में अगर कोई नई चीज़ अपन को सीखनी है, नई चीज़ करनी है, तो उसके बारे में पुरानी गलत धारणाओं से दिमाग को खाली करो। आज हालत ये है कि हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं तेरा नाम क्या है, पता लगता है ये फलां धर्म का है, फलां जात का है। अगर हमारे धर्म हमारी जात का है तो हमें लगाव महसूस होता है और दूसरे धर्म दूसरी जात का है तो हमें उससे घृणा या घमंड या जो भी दुर्भावना पैदा होती है। तो हम उसके बारे में देखना ही बंद कर देते हैं, सोचना ही बंद कर देते हैं, बुरा सोचते हैं। ये जो हमारे दिमाग में गलत धारणाएं हैं वो हमारे देखने पर रोक लगाती हैं। ना केवल दूसरों को, अपने भाई बहनों को भी हमारा व्यवहार बहन के प्रति अलग, बेटे के प्रति अलग, भाई के प्रति अलग हो जाता है। ये ठीक नहीं है। यानी हमारे दिमाग में जो इमेजेस बनी हैं लड़के की, लड़की की, धर्म की, जात की, गरीबी की, अमीरी की, उन धारणों से हट के हम किसी से भी मिले तो अपने को भूल जाएं कि हम इससे बड़े हैं कि छोटे हैं, इससे ज़्यादा अक्लमंद हैं कि कम अक्लमंद हैं। हम जिसको देखें उसके दुख सुख का ख्याल करें, उसको मुकम्मल टोटलिटी में देखें, तो फिर हम सचमुच देखेंगे उसको और हमारे अंदर उसके प्रति दुर्भावना पैदा नहीं होगी बल्कि दर्द पैदा होगा। और जिस आदमी में दर्द पैदा होता है वही आदमी भगत सिंह, गांधी, नेहरू वगैरह वगैरह बनते हैं। जिस इंसान की पहचान ही दर्द है और दर्द में से सोच पैदा होता है। तो एक बात तो मुझे ये कहनी थी कि अपने अंदर की गलत धारणाओं को निकाल दें। इससे एक फ़ायदा ख़ास तौर से आपको होगा, आप क्लास में पढ़ते हो, अगर आपके अंदर जलन होगी कि भाई के नंबर मेरे से ज़्यादा आ गए, या घुटन होगी कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, इसके तो नंबर ज़्यादा आते, मैं तो पास ही नहीं हो पाता, मुश्किल से थर्ड डिवीज़न पास, सेकंड डिवीज़न पास होता हूँ। तो ये जो हीनता की भावना या घमंड की दुर्भावना है, ये आपको पढ़ाई से रोकती है। इस पर अगर आप काबू पाएंगे, अपने बारे में सोचना बंद करेंगे, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर गौर करेंगे, उसमें डूब जाएंगे, तो उस पढ़ाई में आपको आनंद आएगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपको पढ़ाई, जैसे किसी को गाना गाने में मज़ा आता है, आपको उसमें मज़ा आएगा। तो एक बात तो मैं कहता हूँ कि धारणाओं से आज़ाद हो। दूसरी बात मुझे कहनी है कि विज्ञान 300 बरस में काफ़ी तरक्की कर बैठा। तो विज्ञान ने क्या किया? विज्ञान ने मोटे तौर पर कॉज और इफ़ेक्ट में रिश्ता तलाशा। यानी कॉज माने कारण और इफ़ेक्ट माने असर, इनमें क्या रिश्ता है। उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे मान लो हमने गंदा खाना खाया तो एक दिन बाद हम बीमार पड़ गए। गंदा खाना खाया ये तो कॉज है, एक वजह है जिसकी वजह से हम बीमार पड़े। बीमार पड़ना उसका असर या इफ़ेक्ट है। तो विज्ञान क्या करता है, एक भला आदमी क्या करेगा कि जब बीमार पड़ेगा तो सिर्फ ये नहीं कि फ़ौरन डॉक्टर के पास चला गया, ये मालूम करेगा कि आखिर मैं बीमार पड़ा क्यों। इस उसूल से विज्ञान ने तरक्की की। न्यूटन ने क्या देखा, एक दिन बगीचे में बैठा था,
उसने देखा कि पेड़ से पेड़ सेब टपका, ज़मीन पे गिरा। तो उसने कहा पेड़ गिरा, सेब नीचे गिरा क्यों? किसी ने खींचा तो दिखाई तो देता नहीं कि रस्सी से किसी ने खींच लिया हो या हाथ से खींच लिया हो, अपने आप गिरा कैसे? तो उसने सोचा कि भाई लगता है मिट्टी ने खींचा। तो नदी के किनारे गया, नदी के किनारे हाथ में से सेब छोड़ा उसने तो पानी में गिरा। तो उसने किसका तो पानी ने खींचा। फिर पहाड़ पे गया, वगैरह वगैरह। फिर तो इस तरीके से उसने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, फिर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की इसके पीछे का कारण क्या है। तो पता लगा कि पूरी मुकम्मल पृथ्वी खींचती है। तो इसी में से उसने फिर गुरुत्वाकर्षण का या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ करो उसको गौर से ऑब्जर्व करो, उसमें से कुछ इन्फ्रेंसेस निकालो, और इन्फ्रेंसेस निकालने के बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट करो, और फिर कुछ सूत्र बनाओ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कपड़े सूखने का। मान लो आपके पास एक तौलिया है, गीली है। अब आप गीली तौलिया को सुखाना चाहते हैं, तो 3 काम करें। पहले तो आप गीली तौलिया का वजन कर लें, और जब वो सूख जाए तो उसका वजन कर लें, दोनों को नोट कर लें। दूसरी चीज़, आप तौलिया को पहले पलट के सुखाएं और अगले दिन उसको खोल के सुखाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ फर्क पड़ा। तीसरी चीज़, गर्मी में तौलिया को सुखाएं और सर्दी में तौलिया को सुखाएं, तो कोई फर्क मालूम पड़ता है क्या? जल्दी सूखती है या देर में सूखती है? चौथी चीज़ ये करें कि तौलिया जहाँ सूख रही है उधर पंखा चला दें, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इन 4 ऑब्जर्वेशन से आप 4 इन्फ्रेंसेस निकालेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन आपकी ये कि तौलिया जब सूखती है तो उसका वजन घटता है। तो आप सोचेंगे कि वजन क्यों घटा? तो आप कहेंगे कि इसमें से पानी निकल गया, और उतने वजन घटता है जितना कि पानी निकलता है। तो सूखने की क्रिया के माने तो उसमें से पानी का उड़ जाना। दूसरी बात से क्या सीखा कि जब तौलिया को खोल के सुखाते हैं तो तौलिया जल्दी सूखती है, यानी पानी और तेजी से बाहर निकलता है। फैलाने से हुआ क्या? उसका क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ गया। तो पानी की जो भाप बन के उड़ती है, पानी जो भाप बन के उड़ता है वो उसके एरिया पे निर्भर करता है। तीसरी बात, गर्मी से क्या सीखा कि गर्मी में कपड़ा जल्दी सूखता है। इसका मतलब कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स आपके कपड़े में हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और वो जब कपड़े की सरफेस पर आते हैं तो वो भाग निकलते हैं। लेकिन जिनमें कम एनर्जी होती है ठंडी के दिनों में तो वो कम निकलते हैं बाहर। यानी टेम्परेचर का रिश्ता मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से है। और चौथी चीज़ से क्या सीखा कि अगर आपने पंखा चला दिया और तौलिया जल्दी सूखी, इसका मतलब कि जो पानी का भाप बनने का प्रोसेस है वो तो शायद नहीं बढ़ा। होता क्या है कि ऊपर जो पानी की हवा में भाप होती है या जो आपने भाप निकाली वो भी बाहर के मॉलिक्यूल से टकरा के वापस लौट जाती है। तो नेट बात क्या होती है कि मान लो किसी समय में किसी जगह से 100 मॉलिक्यूल बाहर निकले और हवा से टकरा के 60 वापस पहुंच गए, तो कुल मिला के 40 ही निकले कहलाए। लेकिन जब आपने पंखा चला के ऊपर के जो पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकले उनको भगा दिए वहाँ से, तो फिर वापस नहीं लौटे, लिहाजा 100 मॉलिक्यूल बाहर निकले कहलाए। यानी इफेक्टिवली रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ गया। तो ये ऑब्जर्वेशन से आपने इन्फ्रेंसेस निकाले। इन इन्फ्रेंसेस के आधार पे कुछ और आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर आप एवेपोरेशन का लॉ बनाएंगे। इस तरीके से विज्ञान में अपन कॉज इफेक्ट रिलेशन और ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इन 2 पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। और न केवल विज्ञान में करें, अगर आप विज्ञान के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में और समाज के अर्थव्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में भी इसी तरीके से आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो आप एक तो अच्छे इंसान बनेंगे, और साथ में इस दुनिया में जो दुख दर्द है, तकलीफ़ है, शोषण है, उससे लड़ने की हिम्मत पैदा करेंगे। अब लड़ाइयाँ तलवार और बंदूक से नहीं जीती जाएगी, वो सच्चाई से जीती जाएंगी। आपके अंदर सच्चाई की ताकत होगी। सच्चाई की ताकत उसी शख्स में भगवान देता है जिसके अंदर घृणा और घमंड ना हो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। कभी
रूबरू आके आप लोगों के बीच में आके बात रखूँगा। आपके स्कूल में या मोहल्ले में कभी 10, 20, 50 बच्चे जमा हो जाएँ तो मुझे इत्तला करें, फ़ोन करें या ईमेल कर दें, तो मैं फिर आपके बीच में आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।